So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our फिजिक्स क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना प्यारा सा चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बहुत ही शानदार तरीके से चीज़ों को समझ रहे हो, अच्छी तरीके से चीज़ें क्लियर हो रही हैं भाई साहब। तो परसों की क्लास में हम लोगों ने यूनिट्स जाना था, हम लोगों ने जाना FPS, MKS, CGS सिस्टम, SI सिस्टम, और कल हम लोगों ने जाना था किस तरीके से डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा होगा, मजेदार चीजें हैं। ठीक है, आज उसी चीज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आज भी कुछ नई चीजें सीखेंगे कल से रिलेटेड। चलते हैं फटाफट अपनी NCERT पर, और आज हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और उसी तरीके का तुम्हें क्वेश्चन भी देंगे। चलते हैं फटाफट अपने चैप्टर की तरफ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने कवर कर लिया है अपना 1.1 इंट्रोडक्शन पार्ट। हम लोगों ने कवर करा है अपना इंट्रोडक्शन पार्ट। उसके बाद द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स को अभी छोड़ा है अभी के लिए। उसके बाद डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज और डायमेंशनल फॉर्मूले एंड डायमेंशनल इक्वेशन कल हम लोगों ने देखा। तो अपन के 4 टॉपिक कवर हो गए हैं। आज हम लोग देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, और इसमें 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है चेकिंग डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, जिसमें हम लोग किसी भी इक्वेशन का, हमारे पास इक्वेशन दी रहेगी और उसका हम लोग डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, क्या LHS इक्वल्स टू RHS है या फिर नहीं है। और दूसरा पॉइंट जो है इस टॉपिक का वो है डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। 2 फिजिकल या 3 फिजिकल या 4 फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है, डायरेक्टली उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है या 2/3 के प्रोपोर्शनल है, कुछ भी है, वो चीजें हम इसमें देखेंगे और इसमें हम लोग फॉर्मूला निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, तो आज का जो अपना कंसर्न टॉपिक रहेगा वो 1.6 का पार्ट 1 रहेगा, क्योंकि पार्ट 1 में ही हम लोग आधे घंटे लगभग लग जाएंगे। तो सेकंड पार्ट हम लोग कल देखेंगे। थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन जितना पढ़ें उतना हमारे माइंड में होना चाहिए, ये अपना टारगेट होना चाहिए। चलते हैं फटाफट अपने टॉपिक पर अब। ठीक है, ये रहा अपना टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, चलते हैं भाई, फुल कंसंट्रेशन के साथ भाई यहां रहिएगा, कहीं और नहीं। द रिकॉग्निशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ डायमेंशंस which guide the description of physical behavior is of basic importance as only those physical quantities can be added or subtracted which have the same dimensions। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ये कह रहे हैं कि दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट तभी होती है जब उसके डायमेंशंस सेम होते हैं। मतलब लेंथ से जुड़ेगी, लेंथ से ही सब्ट्रैक्ट होगी, मास से ही ऐड होगा, मास से ही सब्ट्रैक्ट होगा, टाइम से ही ऐड होगा और टाइम से ही सब्ट्रैक्ट होगा। या जितनी भी हमारी बेस क्वांटिटी है, बेस यूनिट्स हैं, टेम्परेचर से ही ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ये नहीं कि टेम्परेचर टाइम से ऐड सब्ट्रैक्ट होने लग जाए। ठीक है, यहां पर फर्स्ट लाइन में ये कहे हैं कि ध्यान रखना है हमें कि जब भी फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करने चलें तो ध्यान रखना है कि 2 फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब वो सेम डायमेंशंस की हों, उनके डायमेंशंस सेम हो। मतलब MLT के जो पावर्स हैं वो आपस में सेम हो, तभी वो जुड़ेंगी, नहीं तो नहीं जुड़ेंगी। A thorough understanding of dimensional analysis help us in deducing certain relation among different physical quantities and checking the derivation।
और जो ये डायमेंशनल एनालिसिस है, जो हमने तुम्हें अभी बताया कि दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज ही आपस में जुड़ सकती हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, उसी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशंस करेंगे कुछ अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का। एक्यूरेसी एंड डायमेंशनल कंसिस्टेंसी और होमोजेनिटी ऑफ वेरियस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। देखो होमोजेनिटी ऑफ वेरियस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, होमोजेनिटी मतलब होता है सेम, होमोजेनस सोल्यूशन होता है ना, एक होमोजेनस सोल्यूशन होता है, एक हेटेरोजेनस सोल्यूशन होता है। होमोजेनस सोल्यूशन मतलब होता है कि पूरे जगह कहीं का भी तुम पार्ट का, कहीं का भी तुम सैंपल निकालोगे तो सेम चीज तुम्हें मिलेगी, ठीक है। तो होमोजेनिटी मतलब होता है इक्वल, सेम, ठीक है। तो होमोजेनिटी ऑफ वेरियस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का यही मतलब है कि सेम डायमेंशंस वाली फिजिकल क्वांटिटीज ही आपस में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट होती हैं। When magnitudes of two or more physical quantities are multiplied, their units should be treated in the same manner as ordinary algebraic symbols. अगर बात करेंगे मल्टीप्लाई की, तो जिस तरीके से हम लोग अलजेब्रा, यदि हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन की, तो जिस तरीके से हम अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन करते थे कि x मल्टीप्लाइड बाई y, क्या है x, अरे यार, x मल्टीप्लाइड बाई y क्या होता था, xy होता था, ठीक है। तो जिस तरीके से अलजेब्रा का हम मल्टीप्लिकेशन करते थे, वैसे ही यहां पर भी हम फिजिकल क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। वी कैन कैंसिल आइडेंटिकल यूनिट्स इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और यदि कोई आइडेंटिकल यूनिट जैसे l बाई l हमें मिल जाती है या t बाई t मिल जाती है, तो आइडेंटिकल यूनिट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। जैसे यहाँ l है और यहाँ l स्क्वायर हो जाए, ठीक है, तो एक l से ये एक l कट जाएगा, तो ये 1/l हो जाएगा, तो l माइनस 1 इसका डायमेंशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। द सेम इज ट्रू फॉर डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जिस तरीके से अलजेब्रा में होता है, उसी तरीके से हमारी फिजिकल क्वांटिटीज में भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और कैंसिलेशन होगा। Similarly, physical quantities represented by symbols on both sides of mathematical equation must have the same dimensions. अगर equals to के इधर एक फिजिकल क्वांटिटी दी गई है और equals to के इधर एक फिजिकल क्वांटिटी दी गई है, मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी इसके इक्वल है, इसका ये मतलब है कि इनके डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। इक्वालिटी का साइन अगर दिया है दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, इसका मतलब उनके जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो इक्वल होगा। m, l, t, k या फिर कैंडला की जो पावर होगी वो आपस में इक्वल होएगी, ठीक है। इस पैराग्राफ में हम क्या समझे हैं, यदि इसको ब्लैंक पीडीएफ में समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये सीखा है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे पास 2 kg है, तो 2 kg में अगर 3 kg जोड़ेंगे तभी 5 kg आएगा। अगर 2 kg में 2 सेकेंड जोड़ेंगे कुछ नहीं होएगा, 2 kg में 2 सेकेंड नहीं जुड़ सकता है, सिंपल सी बात जानते हैं हम लोग, ठीक है। 2 सेकेंड में 5 सेकेंड तो जुड़ सकता है, 7 सेकेंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कहो कि 2 सेकेंड में जोड़ दो तुम 300 किलो तो नहीं जुड़ेगा सर, या 300 सेंटीमीटर या मीटर तो नहीं जुड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हो, सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड का मतलब यही है। तो ध्यान रखना, जब हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला का एडिशन करते हैं तब थोड़ा सा हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पे L है और यहाँ पर L है, तो इसका एडिशन जो होगा वो 2L नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ L होगा, वो सिर्फ और सिर्फ L होगा। कहने का मतलब है कि ये डायमेंशन है, ये क्या है, डायमेंशन है, कोई क्वांटिटी नहीं है
कि यहाँ पर 2 किलो है, यहाँ पर 3 किलो है, तो यहाँ 5 किलो। ठीक है, ये सही है, इक्वेशन सही है, लेकिन हम बात करेंगे तो ये m है, मास है। हम बात करेंगे यहाँ प्लस है, फिर ये मास है, और मास प्लस मास जो होगा वो मास ही तो होगा। हम कांस्टेंट को डायमेंशन फॉर्मूले में कंसीडर नहीं करते हैं, वो कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो। मास में मास ऐड करेंगे तो मास ही आएगा, लेंथ में लेंथ ऐड करेंगे तो लेंथ ही आएगा। ठीक है, लेंथ में लेंथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, मान लो 3 सेंटीमीटर में से 2 सेंटीमीटर घटा रहे हैं तो कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर आएगा। तो बात तो वही हुई कि लेंथ में से हमने लेंथ सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर में हमको लेंथ ही मिला। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि मास में मास ऐड करेंगे तो मास ही आएगा, उसका 2m 3m 4m नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है डायमेंशंस से। ठीक है, इसी तरीके से टाइम में टाइम ऐड होगा तो टाइम आंसर आएगा। ठीक है, t प्लस t गिव्स t, t माइनस t, ये ध्यान रखना, t माइनस t 0 नहीं होगा, t माइनस t t होगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि यहाँ 2 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड ही हो सकता है यहाँ पे 5 सेकेंड हो और यहाँ 3 सेकेंड हो, तब तो 0 होगा नहीं ना। तो हम यहाँ पर क्या सिर्फ समझेंगे कि टाइम में टाइम ऐड करने से टाइम का डायमेंशन आएगा, टाइम में टाइम सब्ट्रैक्ट करने से टाइम का डायमेंशन आएगा, मास में मास ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें मास ही आएगा, और लेंथ में लेंथ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें क्या आएगा, लेंथ ही आएगा। तो ये बात ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चन हमको ऐसे मिलेंगे इस चैप्टर में, हो सकता है कल के न्यूमेरिकल्स में हमें, अरे क्या, एक मिनट जरा रुकिए भाई साहब। तो हाँ, यहाँ पे हम लोग यही बात कर रहे थे कि सेम डायमेंशंस ही ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, उसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। और यहाँ पर हम लोगों ने जाना कि मान लेते हैं अगर m में डायमेंशन फॉर्मूला m है, m मल्टीप्लाइड बाई l है, तो इसको हम लोग ml कह देंगे। अगर यहाँ पर है m की पावर 1, ये चीजें तो कल भी देख लिए हैं, और m की पावर 1 इस तरीके से है तो इसको m की पावर 2 कर देंगे, जैसे कि हम लोग अलजेब्रा में सीखे थे। ठीक है, और नीचे रहेगा तो उसको ऊपर बुलाएंगे। और 2-3 चीजें और देखे थे कि जैसे m है और नीचे m स्क्वायर है, ठीक है, ये मास का डायमेंशन है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, एक m से एक m कट जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा m की पावर -1 इन द स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो यही चीज पहले पैराग्राफ में दिया हुआ है। ठीक है, हम तुम्हें एक चीज बता रहे थे यहां पर कि मान लो इस तरीके से दिया रहे लेंथ प्लस x इज इक्वल टू लेंथ, और x का डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहा है, x का डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहा है तो क्या होगा। तो ध्यान रखना, अगर प्लस लगा हुआ है तो जो डायमेंशन फॉर्मूला इधर होगा वही डायमेंशन फॉर्मूला इधर होगा, मतलब x का डायमेंशन फॉर्मूला l ही होगा, क्योंकि l में कुछ ऐड करने पर l आ रहा है, तो l में लेंथ ही ऐड करेंगे तो x का डायमेंशन फॉर्मूला l होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि जैसे यहां पर दिया रहे mlt-2 प्लस यहां पर कुछ x दिया है और इधर भी आ रहा है आंसर mlt-2, या मान लो इधर नहीं दिया है इधर कुछ नहीं भी दिया है, और अगर ये कह रहा है कि ये डायमेंशनली करेक्ट एक्सप्रेशन है, डायमेंशनली करेक्ट है, तो हम कहेंगे कि x का डायमेंशन क्या होगा, x का डायमेंशन भी mlt-2 होगा, क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला में हम लोग ये जाने हैं कि कोई दो सेम फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है। ध्यान रखना, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं है, एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में है कि कोई दो सेम फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। अगर ये इक्वेशन देने के बाद कह रहे हैं अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है, सही है, तो इसका मतलब x की भी डायमेंशन क्या हो जाएगी, mlt-2, मतलब कि x भी फोर्स की ही क्वांटिटी होगी। समझ में आ गया बात। इसी तरीके से मान लो यहां दिया है lt-1 वेलोसिटी की डायमेंशन -y, और ये कह रहे हैं कि ये वाला जो इक्वेशन है
एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन में तो इक्वल्स टू करके लिखा रहता है। अगर ये एक्सप्रेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब y की भी जो हमारी y का भी डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो LT-1 होएगा। ये बात हम तुमसे कहना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। The magnitude of physical quantity may be added together or subtracted from one another only if they have the same dimensions। जो इसमें पढ़े, इसमें थोड़ा सा डिस्क्राइब किए हैं कि अगर फिजिकल क्वांटिटी को हम तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनके डायमेंशंस सेम हो, सेम डायमेंशन के हों। इन अदर वर्ड्स वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। थस वेलोसिटी कैन नॉट बी एडेड टू फोर्स। वेलोसिटी और फोर्स ऐड नहीं हो सकता क्योंकि वेलोसिटी का जो तुम्हारा होता है डायमेंशन फॉर्मूला वो LT-1 होता है और फोर्स का हमारे होता है MLT-2। तो दोनों के डायमेंशंस अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, तो ऐड नहीं होएगा भैया। और एन इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होती है इसकी यूनिट, और एम्पियर होता है इसका A, डायमेंशन होता है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का K होता है अंडर ब्रैकेट। तो दोनों आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। दिस सिंपल प्रिंसिपल कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशंस। होमोजेनिटी मतलब सेम डायमेंशंस वाले ही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। In an equation is extremely useful in checking the correctness of an equation। इसी प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग इक्वेशन को चेक करेंगे कि LHS is equal to RHS है या फिर नहीं है। If the dimensions of all the terms are not same, the equation is wrong। अगर हमारी LHS equals to RHS नहीं होगी, भाई कहने का मतलब है इधर एक फिजिकल क्वांटिटी दी गई, उसकी डायमेंशंस दी गई है और इधर दी गई है, यदि इसके MLT के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये इक्वेशन गलत रहेगी। अभी एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। भाई m की पावर जितनी इधर दी रहे उतनी इधर भी दी रहे, l की पावर जितनी इधर दी रहे इधर भी दी रहे, t की पावर जितनी इधर है उतनी इधर भी रहे, तब हम कहेंगे इक्वेशन राइट है, नहीं तो इक्वेशन रॉन्ग है। Hence, if we derive an expression for the length or the distance of an object regardless of the symbols appearing in the original mathematical relation, when all the individual dimensions are simplified, the remaining dimensions must be that of length। कह रहे हैं मान लो कि इस तरफ ऐसे लेंथ करके दिया गया है और इसकी तरफ बहुत बड़ी इक्वेशन दे दी गई है, बहुत बड़ा था एक तो एक्सप्रेशन दे दिया गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम तुरंत नॉट इक्वल टू लगा देंगे, नहीं, इसको वाले को पहले हम सॉल्व करेंगे, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसको पूरा काट करने का जो कर सकता है काटेंगे। अगर उसके बाद इसकी डायमेंशंस इसको सॉल्व करना है तब हम कहेंगे इक्वेशन राइट है, नहीं तो फिर रॉन्ग है। Similarly, if we derive an equation of speed, the dimensions on both the side of equation when simplified must be of length upon time or LT-1। इसी तरीके से हमें डायमेंशन निकालनी है स्पीड की, तो दोनों साइड LHS और RHS सॉल्व करने के बाद लास्ट में यदि दोनों का आंसर LT-1 आ जाए, इसका मतलब इक्वेशन हमारी राइट है, नहीं तो रॉन्ग है, ठीक है। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग इसको करेंगे। Dimensions are customarily used as preliminary test of the consistency of an equation when there is some doubt about the correctness of the equation। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें इक्वेशन में कुछ डाउट होता है कि यार ये सही है कि गलत है, तब हम इसका इस्तेमाल करके होमोजेनिटी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके चेक करते हैं कि हमारी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं है। However, the dimensional consistency does not guarantee correct equation। ध्यान रखना दोनों में फर्क है, एक होता है डायमेंशनली करेक्ट होना, एक होता है फॉर्मूला वाइज करेक्ट होना, तो दोनों चीजें अलग हैं। It is uncertain to the extent of dimensionless quantities or function। ये क्यों अलग हैं ये अभी एग्जांपल में हम लोग समझेंगे, जो दो एग्जांपल है उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, कि क्यों ये दो बात अलग है, डायमेंशनली करेक्ट होना अलग बात है और फॉर्मूला वाइज करेक्ट होना अलग बात है। ठीक है, the arguments of special functions such as the trigonometric, logarithm and exponential functions must be dimensionless। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लिख करके जो एग्जांपल हम तुम्हें बताने जा रहे हैं उसको लिख लेना। The arguments of special functions such as trigonometric, logarithmic and exponential function must be dimensionless। इसका मतलब क्या है कि अगर हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है, साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉट, कॉसेक, सेक, ये सब साइन के अंदर कोई भी A to Z कोई भी नंबर दिया रहे, जैसे साइन x दिया गया है और हमसे पूछ रहा है बताओ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x क्या हो जाएगा, क्योंकि m0 l0 t0, मतलब m0 l0 t0 क्या मतलब होता है, इक्वल्स टू 1, m की पावर 0 1, l की पावर 0 1, टाइम की पावर 0 1, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी नंबर रहेगा, कोई भी x y z a b c, कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर, और उससे वो पूछा जाए, कोई बड़ी से बड़ी क्वांटिटी रहेगी और पूछा जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो क्या कहोगे, डायमेंशनल लेस होता है, जीरो नहीं होता है, जीरो नहीं, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 होता है, जो कि इसको सॉल्व करने के बाद 1 आता है। तो कोई तुमसे पूछे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर कोई हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो कहोगे डायमेंशन लेस होगा, तो कहेगा 0 होगा, कौन 0 नहीं 1 होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका, 1 होगा, मींस m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t की पावर 0, जितनी बेस क्वांटिटी है उनका पावर 0 रहेगा, कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, इसका मतलब 1 होगा। इसी तरीके से cos के अंदर y है, तो इसका भी df क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, 1 होगा, चाहे 1 बोलो, चाहे इस तरीके से लिखो, और चाहे डायमेंशन लेस बोलो, तीनों चीज एक ही है। इसी तरीके से tan है, tan के अंदर कुछ भी है, उसका भी df कितना होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, 1 होगा। इसी तरीके से लॉगरिथमिक वैल्यू है, log के अंदर कुछ लिखा है, लॉग के अंदर एक्स वाई जेड लिखा है और डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा है एक्स वाई जी का, एक्स वाई जी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा है, तो 1 बोलोगे, चाहे डायमेंशन लेस बोल दो, चाहे तो m0 l0 t0 बोल दो, तीनों चीज एक ही है। और उसी तरीके से एक्सपोनेंशियल e की पावर कुछ दिया गया है, e की पावर दिया गया है x, या e की पावर दिया गया है z, या e की पावर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दिया गया है, तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x या y, ये सब क्या होगा, 1, या फिर डायमेंशन लेस बोलें, या फिर m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, तीनों चीज एक ही। ठीक है, समझ गए, तो इसको अपनी कॉपी में लिख लेना भाई साहब, ये डेफिनेशन लिखने के बाद ये जो बोल रहा हूं। The arguments of special functions such as the trigonometric, logarithmic and exponential functions must be dimensionless। साइन के अंदर, कॉस के अंदर, टैन के ब्रैकेट के अंदर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो डायमेंशन लेस होगी, उसकी वैल्यू 1 होगी। इसी तरीके से लॉग के अंदर, लॉगरिथमिक मतलब लॉग के अंदर कोई भी वैल्यू, लॉग ब्रैकेट के अंदर e की एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e की कोई पावर दी रहेगी, तो सबका डायमेंशन लेस होगा, सबकी होगी 1। A pure number, ratio of similar physical quantity, ratio of similar physical quantity, ऐसी physical quantity मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी है उनका रेशियो, सच एज एंगल एज अ रेशियो ऑफ लेंथ अपॉन लेंथ, तो लेंथ अपॉन लेंथ दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज द रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होकर के ये भी क्या हो जाएगा, नो डायमेंशन, इनके भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, मतलब डायमेंशन लेस मींस 1 होगा आंसर। Now we can test the dimensional consistency or homogeneity of the equation। अब यहाँ पर हम लोग homogeneity of the equation का यूज करते हुए एक इक्वेशन को डिराइव करने चल रहे हैं, एक इक्वेशन को डिराइव करने चल रहे हैं, मतलब कि ये डायमेंशनल कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है। तो इसी इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, x इज इक्वल टू x नॉट
x इक्वल्स टू x नॉट प्लस v नॉट t प्लस हाफ AT स्क्वायर प्लस हाफ AT स्क्वायर। ध्यान रखो यहाँ पे चीजें दी गई हैं कि x क्या है। यहाँ पर दिया गया है फॉर द डिस्टेंस x क्या है, डिस्टेंस है, तो x क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। ट्रेवल्ड बाई अ पार्टिकल और बॉडी इन टाइम t विच स्टार्ट फ्रॉम द पोजिशन x नॉट एक क्या है, पोजीशन है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार की लेंथ है। एंड इनिशियल वेलोसिटी v नॉट एट टाइम t0, वेलोसिटी है v नॉट क्या है, वेलोसिटी है। इसी तरीके से a हमारा एक्सेलरेशन है और t हमारा टाइम है। अब डायमेंशनली ये करेक्ट इक्वेशन है या फिर नहीं, ये हमको यहाँ पर चेक करना है। यहाँ पे लिख देते हैं वेयर x इक्वल्स टू डिस्टेंस, x डिस्टेंस है, x नॉट भी डिस्टेंस है, v नॉट हमारा वेलोसिटी है, t हमारा टाइम है, a हमारा एक्सीलरेशन है। और हमें चेक करना है कि डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या फिर नहीं। डायमेंशनली कंसिस्टेंट का मतलब होता है LHS और RHS इक्वल है या फिर नहीं। तो चल भाई करते हैं। देखो x क्या है, हमारी डिस्टेंस है, तो x को हम लोग लेंथ लिख सकते हैं, x हमारी लेंथ है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये भी लेंथ हो जाएगी, प्लस v नॉट t, तो v क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का होता है L अपॉन t ना भाई। वेलोसिटी क्या होता है, L अपॉन t, और ये मल्टीप्लाइड है t से, ठीक है, ये मल्टीप्लाइड है t से, प्लस हाफ। अब देखो हाफ है, अब हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, तो हम कांस्टेंट को रिमूव कर देंगे, कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करेंगे। a का क्या होता है, L अपॉन t स्क्वायर। आई होप सो कि ये अब समझ गए होंगे, अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन का क्या होता है, L अपॉन t स्क्वायर होता है, वेलोसिटी का L अपॉन t होता है, और एक्सेलरेशन का L अपॉन t स्क्वायर होता है, ठीक है। और उसके बाद टाइम का स्क्वायर है, तो टाइम का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पर जो सेकंड अपना टर्म है, इसमें देखोगे तो t ऊपर भी है, t नीचे भी है, t ऊपर भी है, t नीचे भी है, तो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी सीखे कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम फिजिकल क्वांटिटी है तो वो आपस में क्या हो सकती है, कैंसिल आउट हो सकती है, जैसे हम अलजेब्रा में कैंसिल करते हैं। यहाँ पर टी स्क्वायर है, यहाँ पर टी स्क्वायर, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर L है, यहाँ पर L है, प्लस L प्लस L। अब तुम कहोगे सर जी LHS में एक L है और RHS में 3 L है, तो ये तो 3L हो जाएगा। ऐसा नहीं है बच्चा, लेंथ में लेंथ ऐड करोगे तो लेंथ ही होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। इसमें उस तरीके से अपना काम नहीं करते हैं कि L प्लस L प्लस L 3L हो जाएगा, ठीक है। यहां पर तुम L में कितने भी L ऐड करोगे L ही रहेगा। तो हम देख रहे हैं LHS और RHS आपस में इक्वल है। देखो इसको इस तरीके से समझो, 3 kg प्लस 5 kg प्लस 9 kg, 3 5 9, आंसर कितना आएगा 17 kg। लेकिन जो 17 kg आंसर आया, उसके अगर तुमको डायमेंशन निकालने के लिए कहा जाए तो तुम m ही तो बोलोगे, मास ही तो बोलोगे, ऐसा तो नहीं कुछ और हो जाएगा। तो मास में मास ऐड होगा, कितना भी बड़ा मास हो आंसर मास ही आएगा। तो वही यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि L प्लस L हमारा L ही होगा, L माइनस L हमारा L ही होगा ना। कैंसिल आउट होता है, कैंसिल आउट तभी होगा जब न्यूमरेटर में भी हो डिनोमिनेटर, तब कैंसिल आउट होता है। लेकिन ये प्लस में ऐड नहीं हो जाता है कि L प्लस L 2L हो जाए या L माइनस L 0 हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, ठीक भाई। इसी तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, ये चीजें कॉपी में लिख लेना, ठीक है। तो यहां पर L अपॉन L आ गया है।
as each term on the right hand side of this equation has the same dimensional, namely that of length, which is same as the dimension on left hand side of the equation. Hence this equation is dimensionally correct equation. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड l के डायमेंशन आए हैं, ना m के डायमेंशन आए ना t के डायमेंशन आए, इसका मतलब हमारी ये इक्वेशन जो है ये डायमेंशनली करेक्ट है. It may be noted that a test of consistency of dimension tells us no more and no less than a test of consistency of unit, but has the advantage that we need not commit ourselves to a particular choice of units, and we need not worry about conversions among multiples and submultiples of the units. ठीक है, क्या मतलब हुआ देखो आगे, ये जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है. It may be borne in mind that if an equation fails this consistency test, it is proved wrong, but if it passes, it is not proved right. ठीक है, देखो सिंपली ये इक्वेशन तुमको समझ में आ गई होगी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है. अगर डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फॉर्मूला सही है. ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म जो होते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होते हैं, हाफ लग गया या उसके साथ 2 लगा हुआ है फॉर्मूले में, तो वो तो हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं तो उसको तो कंसीडर करते ही नहीं है, तो वो थोड़ा सा फर्क कर देता है. ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है, इफ एन इक्वेशन फेल्स दिस कंसिस्टेंसी टेस्ट इट इज प्रूव्ड रॉन्ग, बट इफ इट पासेस इट इज नॉट प्रूव्ड राइट. Thus, a dimensionally correct equation need not be actually an exact equation, but a dimensionally wrong, incorrect or inconsistent equation must be wrong. मतलब dimensionally correct equation है, इक्वेशन हमारा करेक्ट है, तो जरूरी नहीं जो फॉर्मूला है वो सही हो. ठीक है, ये बात है. और अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तब तो फॉर्मूला इनकरेक्ट होगा ही, ये दूसरी बात. समझे, पहली बात कह रहा है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है हमारी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा फॉर्मूला इसी डायमेंशनल फॉर्मूले से जो हमारा मतलब एग्जैक्ट फॉर्मूला जैसे काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² है, हाफ को कंसीडर नहीं करते हैं हम लोग. ठीक है, तो अगर डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो जरूरी नहीं कि जो उसका ओरिजिनल फॉर्मूला है वो सही हो, लेकिन अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तब तो फॉर्मूला हमारा इनकरेक्ट होगा ही, 100% इनकरेक्ट होगा. ये यहां पर बात कहें. अब एग्जांपल 1.3 में आते हैं. इस एग्जांपल 1.3 में चीजें और अच्छे से क्लियर होगी. लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन. एक इक्वेशन को ले रहे हैं, हाफ mv² इक्वल्स टू mgh. भाई एक काइनेटिक एनर्जी एक पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों एनर्जी है, दोनों आपस में इक्वल है. वेयर m इज मास ऑफ द बॉडी, जिसमें m क्या है, बॉडी का मास है, v इज द वेलोसिटी, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज द हाइट. चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट या फिर इनकरेक्ट. मतलब ये जो इक्वेशन दी गई है हाफ mv² इक्वल्स टू mgh, ये हमारी सही है या फिर नहीं. चल भाई करते हैं. दिया है हाफ mv² इक्वल्स टू mgh, और यहां पर हमें दिया भी है वेयर m इज इक्वल टू मास. m क्या है, मास है, v क्या है, वेलोसिटी है, और h है हमारी हाइट. तो हाइट क्या होगी, एक प्रकार की लेंथ ही होगी. चल भाई करते हैं इसको, चेक करते हैं कि क्या ये सही है या गलत है. m, अब कांस्टेंट को हम कंसीडर करेंगे ही नहीं, m को कंसीडर करेंगे तो ये मास है तो m हो जाएगा. v का होता है हमारा L/T, v का क्या होता है L/T, और इसका स्क्वायर है, होल स्क्वायर है. ठीक है, m होता है मास, ग्रेविटी g क्या है हमारा, यहां लिखे नहीं, g हमारा एक प्रकार से एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख सकते हो, सीधे एक्सेलरेशन लिखो कोई दिक्कत नहीं है. एक्सेलरेशन का होता है L/T². ठीक है, L/T² होता है एक्सेलरेशन का, और हाइट एक प्रकार की लेंथ है तो L लिख दिया है भाई. अब g का L/T² कैसे लिख रहे हैं, ये पुरानी क्लास में हम लोगों ने सीख चुका. अब वापस से हम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम,
और फिर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम किए, फिर वेलोसिटी अपॉन टाइम को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी स्क्वायर, फिर एक्सेलरेशन को एल अपॉन टी स्क्वायर लिखें तो इससे बड़ा टाइम जाएगा। ठीक है, अब ये चीजें अंडरस्टूड हैं, इसको अब बार बार करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। अब सीधे एक्सेलरेशन को एल अपॉन टी स्क्वायर लिखेंगे हम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो देख रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर और टी की पावर -2। ये जो स्क्वायर है दोनों में लगेगा, एल को भी मिलेगा टी को भी मिलेगा, जब टी ऊपर आएगा तो टी -2 हो जाएगा। यहां पर देख रहे हैं तो एम, ये एल से एल मल्टीप्लाई होगा तो एल स्क्वायर, और ये टी ऊपर आएगा तो टी -2। देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन, दोनों LHS और RHS दोनों में जो डायमेंशनल है, डायमेंशनल m की पावर 1 दोनों में है, l की पावर 2 दोनों में है, t की पावर -2 दोनों में है, तो ये दोनों क्या हैं, दोनों तरफ जो LHS और RHS दोनों इक्वल हैं, तो हम कहेंगे डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। लेकिन जैसा तुम्हें हम बताए थे कि डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट है, इससे ये मतलब नहीं है कि जो फॉर्मूला है वो हमारा सही है। अब यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर की जगह अगर हम लोग 3/16 mv स्क्वायर लिख देते, 3/16 mv स्क्वायर इक्वल्स टू mgh, तब पर भी तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा यही आता, कुछ चेंज ना होता ना, क्योंकि हम लोग कांस्टेंट को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब डायमेंशनल इक्वेशन करेक्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा फॉर्मूला भी सही है। भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारा हाफ mv स्क्वायर होता है, जो करेक्ट फॉर्मूला है। लेकिन यहां पर अगर हम 3/16 mv स्क्वायर भी लिख देंगे तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एक आएगा, दोनों में ml स्क्वायर t -2 ही आएगा, इसका भी और इसका भी। तो इसका मतलब अगर तुम्हारा डायमेंशनल फॉर्मूला सही है तो भाई साहब हम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है वो सही होगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा डायमेंशनल इक्वेशन ही गलत है, वो सही नहीं है, तब तो फॉर्मूला पक्का गलत होगा। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। आई होप सो ये समझ रहे होगे जो हम तुम्हें बोल रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है अगर समझ गए। तो यहाँ पर लिखा है द डायमेंशंस ऑफ LHS and RHS are the same, hence the equation is dimensionally correct. Dimensionally हमारी correct equation है। चलो अब एग्जाम्पल 1.4 देखते हैं, और आई होप ये लास्ट एग्जाम्पल होगा। द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड का इनवर्स स्क्वायर। जूल की जो SI यूनिट होती है, एनर्जी की SI यूनिट जूल होती है, और उसको जब हम MKS फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं। और इसमें जो दैट ऑफ स्पीड v और v की हमारी जो SI यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, एंड दैट ऑफ एक्सेलरेशन a इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सब चीजें तो जानते हैं भाई। एनर्जी की SI यूनिट जूल होती है, जिसको MKS फॉर्म में हम लोग किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। वेलोसिटी या फिर स्पीड की जो SI यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। Which of the formula for kinetic energy K given below can you rule out on the basis of dimensional arguments? M stands for the mass of the body. अब यहाँ पर हमें 5 फॉर्मूले दे रहे हैं, कह रहे हैं डायमेंशनली इनकरेक्ट कौन सा है उनको अलग कर दो, डायमेंशनली करेक्ट कौन सा है वो बता दो। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग यहां पर लिखते हैं। जैसे हम लोग पहला लिखते हैं, पहला क्या है, K इज इक्वल टू m स्क्वायर वी क्यू, K इज इक्वल टू m स्क्वायर वी क्यू। अभी निकाला हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो नहीं मालूम है तो काइनेटिक एनर्जी जो एनर्जी जूल है उसकी SI यूनिट कितने, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो इधर लिख लो किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा m स्क्वायर वी क्यू। इसमें जो किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, इसको तुम लिख सकते हो किलोग्राम को मास, ये मीटर स्क्वायर है तो इसको तुम L स्क्वायर लिख सकते हो, और इसको तुम T का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक भाई,
अब यहां पर जो m है, यहां पर जो m है ये मीटर स्क्वायर नहीं है, ये है अपना m इज इक्वल टू मास। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ऐसा करो इसको इरेज करो, बता रहा हूं कैसे लिखो। एक ही लाइन में अगर m का कहीं पर मीटर है कहीं मास है तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। देखो ये जो k है ये हमारी क्या है, k जो है इसमें 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 ये क्या है, एनर्जी है, एनर्जी। ठीक है, अब एनर्जी कोई भी हो, एनर्जी कोई भी हो उसकी SI यूनिट होती है जूल, और जूल को यदि हम डायमेंशन फॉर्मूला उसका लिखें तो यही होता है mL2T-2 जो यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा सर कैसे होगा, तो यहाँ पर देख लो भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी या कोई भी एनर्जी हो तो उसमें क्या लिखा हुआ है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड का इनवर्स, इस तरीके से दिया हुआ है ना। तो K इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम को क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मास होता है, और मीटर स्क्वायर L स्क्वायर होगा, और ये S-2 क्या होगा, T-2 हो जाएगा भाई, ये सेकंड है ना तो T-2 होगा। तो सीधे K को हम इस तरीके से वहां पर लिखेंगे। ठीक है, K को सीधे हम यहां पर लिखेंगे mL2T-2, इस तरीके से हम लोगों ने K की यूनिट लिख दी, डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ पर m जो है वो मास है, बुक में दिया गया है, और v जो है वेलोसिटी है, ये भी अपने एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया है, देख लो। Where m stands for the mass of the body, और v क्या है, v है हमारा वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। चल भैया, तो ये m मास है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं भाई, m स्क्वायर है ना तो मास का स्क्वायर, और v क्यूब का मतलब रहता है वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला LT होता है, L/T होता है ना भाई, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला L/T होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो L/T लिख सकते हैं, और इसका क्यूब है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जरा राइट हैंड साइड ही सॉल्व करते हैं, तो m स्क्वायर L क्यूब और t की पावर -3। ठीक है, और इधर mL स्क्वायर T-2। क्या ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है? तुम कहोगे सर जी यहाँ पर m की पावर 1 है, इधर m की पावर 2 है, तो पहले ही स्टेप में गलत हो गया, तो a हमारा डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, तो इसको रूल आउट कर देंगे। b पे आते हैं। b अपना क्या कह रहा है, k इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। या तो सर जी ये सही लग रहा है कुछ, क्योंकि हाफ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है। k की हम फटाक से डायमेंशन फॉर्मूला लिख देंगे mL2T-2। ठीक है, और हाफ कांस्टेंट टर्म की डायमेंशन होती नहीं है, डायमेंशन लेस होता है तो 1 होगी, इसको हटा देंगे। m मास का क्या होगा, सॉरी हाँ मास ही है ना, ये m क्या है, मास है m, और ये क्या है अपना L/T का स्क्वायर। वेलोसिटी क्या होती है, L/T, और उसका होल स्क्वायर है तो L/T का होल स्क्वायर दे देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो mL स्क्वायर हो जाएगा, और t का -2 हो जाएगा। तो इसको अब हम देखेंगे तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि m की पावर 1 तो इधर m की पावर 1, इधर l की पावर 2 तो इधर l की पावर 2, तो b वाला जो अपना है ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। तीसरा C पे आते हैं। C पे कह रहा है K इक्वल्स टू MA, K इक्वल्स टू MA, जहां पे M तुम्हारा मास है, A एक्सेलरेशन है। K अगर हम लिखें तो K की फटाक से mL2T-2 लिख देंगे, हम लोग निकाल लिए हैं पहले ही। मास का अपना M होता है, एक्सेलरेशन का होता है L/T स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं, L/T का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इधर तो mL2T-2 रहेगा, और इधर सॉल्व करेंगे तो ये mL/T-2 होगा। mL/T-2, T स्क्वायर क्यों हुआ है? अब एक्सेलरेशन की डायमेंशन फॉर्मूला कल हम लोगों ने निकाला था, होमवर्क दिया था उसमें किए थे तुम।
ठीक है, अब कैसे की हो फिर से बताएंगे तो भाई साहब समय वेस्ट होगा, उसमें जाकर के देख लो, नहीं समझ में आ रहा है तो देख रहे हैं कि ये डायमेंशनली सिग्निफिकेंट नहीं है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नहीं है। अब तुम देख रहे हो ये ma मास इनटू एक्सेलरेशन तो फोर्स क्वांटिटी होती है ना, तो कहां से एनर्जी से कंपेयर कर रहे हो, एनर्जी की इक्वल कहां होगी। इसी तरीके से डी पे आते हैं, तो डी पे हमारा है k इक्वल्स टू 3/16 mv², k इक्वल्स टू 3/16 mv²। तो k एनर्जी है mL2T-2, 3/16 कांस्टेंट है, इसको कंसीडर करेंगे नहीं। m हमारा मास है, m लिखेंगे, और वेलोसिटी अपनी L/T होती है, इसका होल स्क्वायर है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये m हो जाएगा, ये L² हो जाएगा, ये T-2 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में mL² T-2, ये वाली देख रहे हैं तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, दोनों तरफ m है की पावर 1 है, l की पावर 2 है और t की पावर -2 है, तो डायमेंशनली करेक्ट है। हम देख रहे हैं b भी डायमेंशनली करेक्ट है और d भी डायमेंशनली करेक्ट है। उसमें b में दिया गया है k इक्वल्स टू हाफ mv² और इसमें k इक्वल्स टू 3/16 mv²। डायमेंशनली करेक्ट होने के बावजूद ये वाले का फॉर्मूला सही है और ये वाले का फॉर्मूला गलत है। वही मैं बात कह रहा था कि डायमेंशनली तुम्हारी करेक्ट इक्वेशन है, लेकिन फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तब तो फॉर्मूला जो है वो इनकरेक्ट है ही 100%। इसी तरीके से तुम्हारा ई पोर्शन है k इक्वल्स टू हाफ mv² प्लस ma, k इक्वल्स टू हाफ mv² प्लस ma। तो इसमें क्या कहानी है, k का तो अपना होता है, k एनर्जी है mL2T-2 और ये हाफ mv² है तो हाफ को कंसीडर हम करते नहीं हैं। ये तुम्हारा mv² है तो ये m और v² का L2T-2, ठीक है। तो सर जी कुछ ज़्यादा शॉर्ट कर रहे हैं, मुझे आएगा नहीं तो फिर से आपको बताना पड़ेगा। यहाँ देखो मास का m हो गया, v का L/T हो गया और इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस ये मास है m और एक्सीलरेशन होता है L/T² है। इसको सॉल्व करेंगे तो इधर तो mL2T-2 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो mL2T-2 हो जाएगा और प्लस mLT-2 हो जाएगा। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, दो अलग अलग डायमेंशन ऐड हो रहे हैं, तो ऐसा तो हमारे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में होता ही नहीं है, तो ये तो ऐसे ही इनकरेक्ट हो जाएगी। कैसे इनकरेक्ट हो गई भाई साहब, सुनो, ये इसलिए इनकरेक्ट हो गई क्योंकि यहां पर दो अलग फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस ऐड होने की बात हो रही है। ऐड होंगे ही नहीं, पहली बार a प्लस बी कभी ऐड हो सकता है, तुम कहोगे नहीं सर a प्लस बी को ऐसे ही देते हैं, b प्लस बी तो ऐड हो जाता है लेकिन a प्लस बी ऐड नहीं होता है। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी दो अलग अलग ऐड हो रही है, तो e अपना गलत है। तो इसमें सही कौन सा इक्वेशन हमारा है, तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हमारे दो इक्वेशन हैं b और d हमारे डायमेंशनली ही बताना था, हमको करेक्ट फॉर्मूला नहीं बताना, हमको डायमेंशनली ही करेक्ट बताना है। तो b और d अपना डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन हो जाएगा। अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि देखो 48 मिनट की ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है, ठीक है। तो भाई साहब बात ऐसी है, सर जी काम क्या रहेगा, तो काम यही है कि सबसे पहले रीडिंग मार लेना, जितना पढ़ाया रीडिंग मार लेना, किसी भी सेंटेंस की, किसी भी लाइन की, किसी भी वर्ड की मीनिंग ना समझ में आ रही है तो उसको पूछ लेना। बाकी जो दो एग्जाम्पल बताए हैं उसको अपनी कॉपी में कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कॉपी में लिख लेना, और बाकी जो क्वेश्चंस दे रहा हूं उसको अच्छे से सॉल्व करके बता देना कि सर जी ऑल क्लियर। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।